आप सुन रहे हैं हमारा स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम हमारी शान भारतीय किसान, जिसके प्रायोजक हैं श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। लेकिन मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दे, ये धरती मां हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है। 2 गोली की जरूरत है, 4 गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं, नुकसान हो जाता है। वैसा ही ये धरती मां को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती मां हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है। ये हमारी मां है, हमें उस मां को भी बचाना है। श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स एवं डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में रेडियो तरंग प्रस्तुत करता है हमारी अनूठी श्रृंखला हमारी शान भारतीय किसान। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं तरंग 90.0 FM रामलाल आनंद महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने सामुदायिक रेडियो पर। और हमारा आज का विषय है जलवायु परिवर्तन एवं संरक्षण कृषि, जिसके लिए एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शशांक पटेल, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। और मैं दिव्या स्वागत करती हूँ आपका हमारे स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम हमारी शान भारतीय किसान में। आज हम बात करने वाले हैं जलवायु परिवर्तन एवं संरक्षण कृषि विषय के बारे में। जलवायु परिवर्तन आज दुनिया के सामने सबसे गंभीर पर्यावरण चुनौती बन गया है। वैश्विक तापमान में वृद्धि, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं कृषि उत्पादन को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही हैं। ऐसी स्थिति में संरक्षण कृषि भविष्य की टिकाऊ खेती का महत्वपूर्ण विकल्प बनकर उभर रही है। इसका उद्देश्य मिट्टी, जल और जैव विविधता का संरक्षण करने हेतु उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। इसमें कम जुताई, फसल अवशेषों को मिट्टी में बनाए रखना, फसल चक्र तथा समेकित पोषक प्रबंधन जैसे उपाय शामिल हैं। यह न सिर्फ मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है बल्कि ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने के लिए भी सहायक होता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और किसानों की आजीविका को सुरक्षित बनाने के लिए संरक्षण कृषि की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। और आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शशांक पटेल, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जी धन्यवाद। तो सर, जैसे कि आज हम जलवायु परिवर्तन एवं संरक्षण कृषि विषय के बारे में बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जलवायु परिवर्तन क्या है? जी, जब हम जलवायु परिवर्तन की जब बात करते हैं तो इसका मतलब किसी एक मौसम का बदलाव नहीं होता है, बल्कि यह एक वैश्विक घटना है। इसका मतलब है धरती की जलवायु में लंबे समय तक आने वाला बदलाव, जो कि पृथ्वी के तापमान, वर्षा, हवा के पैटर्न और मौसम की अन्य स्थितियों में लंबे समय तक धीरे धीरे लेकिन स्थायी बदलाव होना जलवायु परिवर्तन कहलाता है। यह कोई 1-2 दिन का बदलाव नहीं, बल्कि कई वर्षों और दशकों में होने वाली बड़ी परिवर्तन प्रक्रिया है। इसको हम सीधे शब्दों में समझें तो पहले जब हम एक मौसम का एक अंदाज़ा होता था कि कब बारिश होगी, कब ठंड पड़ेगी, कब वह पैटर्न अब बदलता जा रहा है। तापमान लगातार बढ़ रहा है, बरसात कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कभी बिल्कुल कम हो जाती है, तो इसे ही जलवायु परिवर्तन कहते हैं। इनके हम प्रमुख कारणों में गौर करें तो जंगलों की कटाई, जीवाश्म ईंधन का अधिक उपयोग जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल और औद्योगिक प्रदूषण जो वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ाते हैं।
यह परिवर्तन खास तौर पर खेती, पशुपालन और जल संसाधनों पर गंभीर असर डाल रहा है। तो सर, किसानों के लिए जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा जोखिम क्यों है? जी हाँ, किसानों के लिए जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा जोखिम है, क्योंकि खेती जो है पूरी तरह से मौसम पर ही निर्भर करती है। समय पर बारिश होना, सही तापमान, ठंड और गर्मी की अवधि, ये सब कुछ फसल की जरूरत के हिसाब से होना चाहिए, तब कहीं जाकर किसानों को अच्छा उत्पादन मिलता है। जलवायु परिवर्तन के कारण बरसात अनियमित सी हो गई है, कभी कम, कभी बहुत ज़्यादा और कभी बहुत बिल्कुल गलत समय पर हो जाती है, जिससे बुआई, फूल आने और दाना भरने के चरण पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तापमान बढ़ने से फसलों की जीवन अवधि भी कम हो जाती है, जिससे धान ठीक से नहीं भर पाता है और उपज भी घट जाती है। साथ ही साथ नए कीट रोग, तना छेदक, पत्तों की अधिक बीमारियां, ये सब आदि जो है बढ़ जाती हैं, जिनको संभालना एक छोटे किसान के लिए बहुत कठिन हो जाता है। परिणाम यह तक हो जाता है कि लागत बढ़ती है, उत्पादन घटता है और किसान की आमदनी पर सीधा असर पड़ता है। सर, हम कृषि में जलवायु परिवर्तन की बात ही कर रहे हैं और हमने ये भी जाना कि ये बहुत बड़ा जोखिम हो जाता है, तो इससे निपटने के क्या मुख्य उपाय होते हैं? जी हाँ, हम देखते हैं कि कृषि क्षेत्र जो है जलवायु परिवर्तन से गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है, लेकिन इसके कई उपाय भी हैं जिनके माध्यम से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है और खेती को अधिक लचीला बनाया जा सकता है। इसके प्रमुख उपायों में हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि कुछ जल संरक्षण तकनीकें हैं, जैसे माइक्रो इरिगेशन हो गया, जिसके अंदर आता है ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई आता है, कई वर्षा जल संचयन है और खेत में नमी बनाए रखने की अनेक विधियां हैं। और हम बात कर सकते हैं जलवायु लचीली फसल, जिसे हम क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी के नाम से जानते हैं, उन किस्मों का उपयोग। इसमें क्या होता है, ये सूखा सहनशील होती हैं, ताप सहनशील होती हैं और रोग प्रतिरोधी क्षमता भी इनमें काफ़ी होती है। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, जिसे अंग्रेजी में हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, इसमें जैविक खाद, हरी खाद और उर्वरकों का संतुलित उपयोग होता है, जिसमें क्या होता है कि जैविक उर्वरक का जो उपयोग है वो कम हो जाता है। इसके बाद एकीकृत कीट प्रबंधन के बारे में हम बात कर सकते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, जिसमें रासायनिक दवाइयों के स्थान पर जैविक और सांस्कृतिक तरीकों का प्रयोग करना होता है। इसके बाद फसल चक्रण और मिश्रित कृषि भी एक अच्छा उपाय है इसको कम करने के लिए। फिर इसके बाद मृदा संरक्षण तकनीकें हैं जो मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करती हैं, अवशेष के प्रबंधन करती हैं और मल्चिंग आदि में मदद करती हैं। इन्हीं प्रमुख उपायों में से सबसे प्रभावी उपायों में से एक है संरक्षण कृषि, जो सीधे जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और इसके प्रभाव में कमी दोनों में योगदान देती है। तो सर, संरक्षण कृषि के बारे में आपने बात की, तो आखिर संरक्षण कृषि क्या होती है? संरक्षण कृषि की यदि हम बात करें तो यह एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है जिसका उद्देश्य मिट्टी, पानी और पर्यावरण की रक्षा करते हुए टिकाऊ उत्पादन करना है। संरक्षण कृषि मुख्यतः 3 सिद्धांतों पर काम करती है। पहला है कम से कम जुताई या शून्य जुताई, जिसे हम मिनिमम या जीरो टिलेज भी बोलते हैं, यानी कि मिट्टी को ज़्यादा उलट पुलट नहीं करना है ताकि उसकी संरचना और जैविक जीवन सुरक्षित रहे। दूसरा है फसल अवशेषों का संरक्षण, जिसे हम रेसिड्यू रिटेंशन बोलते हैं। इसका मतलब है कटाई के बाद फसल की डंठल और पुआल जो जलाने के बजाय जमीन की सतह पर फैलाकर छोड़ देना चाहिए ताकि वह मल्च की तरह काम करें। और तीसरा वह बेहद महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वह है फसल चक्र और विविधता, जिसे हम क्रॉप रोटेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। इसका मतलब है एक ही फसल को बार बार ना बोकर अलग अलग फसलों का क्रम से लेना, जैसे अनाज के बाद दलहन या तिलहन। इन सिद्धांतों से मिट्टी की सेहत सुधरती है, लागत घटती है और जलवायु परिवर्तन के प्रति फसलें अधिक सहनशील भी बनती हैं। तो सर, संरक्षण कृषि जलवायु परिवर्तन से लड़ती कैसे है? जी हाँ, संरक्षण कृषि जलवायु परिवर्तन से लड़ने में बहुत लाभकारी है, क्योंकि संरक्षण कृषि से मिट्टी में जैविक कार्बन, जिसे हम सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं, वह बढ़ता है, जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर मिट्टी में संचित करने में मदद करता है। इसके साथ ही शून्य जुताई और अवशेषों के रखरखाव से मिट्टी कम सूखती है, नमी ज़्यादा देर तक बनी रहती है, जिससे सूखे के समय भी फसल को मदद मिलती है। फसल अवशेषों की परत मिट्टी को सीधे धूप और तेज वर्षा से भी बचाती है, जिससे मिट्टी का कटाव रुकता है। इसके अलावा कम जुताई से डीजल की खपत और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी घटता है। कुल मिलाकर हम देखें तो संरक्षण कृषि जलवायु परिवर्तन को कम करने और उसके प्रभावों से निपटने दोनों में सहायक है। तो सर, अभी आपने अपनी बात में शून्य जुताई का जिक्र किया, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शून्य जुताई के क्या लाभ हैं? जी, शून्य जुताई के लाभ से पहले हम जानेंगे कि शून्य जुताई आखिर में है क्या। शून्य जुताई का सीधा मतलब है कि खेत को दोबारा ना जोतकर सीधे बीज की बुआई करना। यह संरक्षण कृषि का महत्वपूर्ण घटक है। इसमें शून्य जुताई में खेत की पारंपरिक गहरी जुताई नहीं की जाती, बल्कि विशेष मशीनों द्वारा, जैसे कि जीरो सीड ड्रिल हो गया, इन सब की मदद से सीधे बोनी या बुआई की जाती है। अब इसके लाभ के बारे में हम देखें तो इसका सबसे पहला है कि सबसे पहले समय की बचत होती है, खासकर धान गेहूं फसल क्रम में, जहां देर से धान कटने पर भी समय पर गेहूं बोया जा सकता है।
दूसरा है डीजल और मजदूरी की लागत कम हो जाती है क्योंकि जुताई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तीसरा है मिट्टी में नमी का संरक्षण बेहतर होता है जिससे सिंचाई की जरूरत भी कम पड़ती है। चौथा है मिट्टी की संरचना और जीव जंतु जैसे केंचुए, लाभकारी सूक्ष्मजीव, ये सब भी सुरक्षित रहते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं। इसके साथ ही लंबे समय में शून्य जुताई से मिट्टी अधिक स्वस्थ और उत्पादक भी बनती है। सर, फसल अवशेषों को जलाने के बजाय खेत में रखने के आखिर क्या लाभ होते हैं? जी हाँ, फसल अवशेषों को जलाने के बजाय खेत में रखने के अधिक लाभ हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि फसल अवशेषों को जलाना आसान तो लगता है, लेकिन इससे मिट्टी, पर्यावरण और स्वास्थ्य तीनों को बड़ा नुकसान होता है। फसल अवशेष जैसे पुआल, ठूंठ, पत्तियां आदि को जलाने से न सिर्फ वातावरण में धुआं और प्रदूषण फैलता है, बल्कि मिट्टी का जैविक पदार्थ भी नष्ट हो जाता है। इसके विपरीत यदि हम इन्हें खेत में ही सतह पर बिछा कर रखा जाए तो ये मल्च की तरह काम करते हैं, यानी सतह पर एक सुरक्षा परत बना देते हैं। यह परत मिट्टी को धूप से सीधे गर्म नहीं होने देती, नमी का वाष्पीकरण कम होता है और बारिश के समय भी पानी का बहाव और कटाव भी घटता है। धीरे धीरे क्या होता है कि इन्हीं अवशेषों से सड़ने गलने से मिट्टी को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एवं कई सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलते हैं, जिससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हो जाती है। और इसके अलावा अवशेषों के साथ अनेक लाभकारी सूक्ष्म जीव भी जुड़े होते हैं जो मिट्टी की जैविक सक्रियता बढ़ाते हैं, जिससे मिट्टी भुरभुरी और उपजाऊ भी बनती है। तो सर, आपने फसल चक्र की भी बात की, तो फसल चक्र जलवायु संकट में कैसे उपयोगी है? जी हाँ, फसल चक्र के उपयोग से पहले हम जानेंगे कि फसल चक्र का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि एक ही खेत में हर सीजन में एक ही फसल ना लेकर अलग अलग प्रकार की फसलें लेना, जैसे धान के बाद गेहूँ, चना या सरसों आदि। जब हम एक ही फसल बार बार उगाते हैं तो वह फसल मिट्टी के कुछ खास पोषक तत्व अधिक मात्रा में खींच लेती है और कुछ विशेष रोग कीट भी उसी फसल पर पनपते रहते हैं। फसल चक्र से क्या होता है कि मिट्टी के पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। खासकर यदि अनाज के बाद हम दलहन और तिलहन जैसी नाइट्रोजन स्थिर करने वाली फसल ली जाएं, इससे रोग कीट का चक्र भी टूटता है और रासायनिक कीटनाशक पर निर्भरता भी घटती है। जलवायु परिवर्तन की अनिश्चित स्थिति में भी फसल विविधता से किसान का जोखिम भी बढ़ जाता है। जैसा उदाहरण के तौर पर यदि एक फसल पर मौसम का प्रभाव अधिक हो जाए तो दूसरी फसल कुछ हद तक नुकसान की भरपाई कर सकती है। तो सर, जैसे कि आज हम संरक्षण कृषि के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जल साधन प्रबंधन में संरक्षण कृषि क्या भूमिका निभाती है? जी हाँ, जल साधन प्रबंधन में भी संरक्षण कृषि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संरक्षण कृषि का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह प्रत्येक बूंद पानी की उपयोगिता बढ़ाती है। अवशेषों की परत और कम जुताई से मिट्टी का इन्फिल्ट्रेशन, जिसे हम बोलते हैं पानी सोखने की क्षमता, वो बढ़ता है और पानी गहराई तक जाता है। इसके कारण जड़ों को अधिक समय तक नमी मिलती रहती है। नमी संरक्षण बढ़ने से फसल को बार बार सिंचाई करने की ज़रूरत कम हो जाती है, जिससे 20 से 25% तक पानी बचत संभव हो पाती है। इसके अलावा सतही बहाव, कटाव घटने से तालाब, नहर और नालों में गाद भराव भी कम होता है। बदलती जलवायु में जब सूखा और अल्पवृष्टि घटनाएं बढ़ रही हैं, तब पानी बचाने वाली ऐसी तकनीकें किसानों के लिए जीवन रेखा बन सकती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो संरक्षण कृषि एक ऐसी प्रणाली है जिसमें मिट्टी पानी को संभाल कर रखने में सक्षम होती है, सिंचाई की जरूरत घटती है और वर्षा जल अधिक उपयोगी हो जाता है और पानी की बर्बादी बहुत कम हो जाती है। तो सर, अभी हमने संरक्षण कृषि के भूमिका के बारे में बात की, तो मैं जानना चाहूँगी कि संरक्षण कृषि में कौन सी फसलें अधिक सफल रहती हैं? जी हाँ, संरक्षण कृषि सिद्धांत अधिकांश फसलों के लिए उपयोगी है वैसे तो, फिर भी इसकी सफलता काफ़ी हद तक फसल के स्वभाव पर निर्भर करती है, क्योंकि सभी फसलें एक जैसी परिस्थितियों में समान प्रतिक्रिया तो नहीं देती हैं। फिर भी पिछले कई वर्षों के अनुसंधान और किसानों के अनुभव यह बताते हैं कि अनाज, दलहन और तिलहन समूह की कई फसलें संरक्षण कृषि में बहुत अच्छे परिणाम देती हैं। सबसे पहले बात करें गेहूं की, यह संरक्षण कृषि सफल फसलों में एक मानी जाती है। विशेष रूप से धान की कटाई के तुरंत बाद जब समय कम होता है तो शून्य जुताई में गेहूं की सीधी बुआई बहुत फायदेमंद साबित होती है। इससे फसल समय पर बोई जाती है, नमी बनी रहती है और फसल तेजी से बढ़ती भी है। यही कारण है कि भारत के कई राज्यों में गेहूं की जीरो टिल बुआई तेजी से लोकप्रिय भी हुई है। इसके बाद हम बात करें तो मक्का, सोयाबीन, चना, मसूर, सरसों, कपास आदि ये फसलें भी न्यूनतम जुताई और अवशेष प्रबंधन के साथ अच्छे परिणाम देती हैं। इन फसलों की जड़ें मिट्टी की गहराई तक जाती हैं और मिट्टी को प्राकृतिक रूप से भुरभुरा भी बनाती हैं, जिससे शून्य जुताई में फसलें भी अच्छे से स्थापित हो जाती हैं। दालें तो वैसे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती ही हैं, इसलिए संरक्षण कृषि के प्रभाव को और मजबूत करती हैं। सर, हमने संरक्षण कृषि से
की सफल फसलों के बारे में तो जाना, अब मैं जानना चाहूंगी कि क्या संरक्षण कृषि से लागत कम होती है? जी हाँ, बिल्कुल। संरक्षण कृषि का एक बड़ा आकर्षण यही है कि यह खेती की कुल लागत को काफ़ी हद तक कम कर देती है। जब किसान पारंपरिक खेती में बार बार जुताई करते हैं तो मशीन, डीजल, मजदूरी और समय सबकी खपत काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन संरक्षण कृषि इस पूरी प्रक्रिया को सरल बनाती है, क्योंकि इसमें जुताई को या तो बहुत कम कर दिया जाता है या बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। जैसे ही जुताई कम होती है, डीजल और मजदूरी का खर्च तुरंत घट जाता है और पैदावार वाले काम के लिए किसान अधिक समय बचा पाते हैं। इसके अलावा फसल अवशेषों को खेतों में छोड़ देने से मिट्टी की नमी लंबे समय तक बनी रहती है, जिसके कारण उर्वरक और सिंचाई की आवश्यकता कुछ हद तक कम हो जाती है। फसल चक्र भी लागत घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे खेत में कीट रोग का दबाव घटने से कीटनाशकों पर खर्च कम हो सकता है। हालांकि देखा जाए तो प्रारंभ में कुछ उपकरणों जैसे जीरो टिल ड्रिल हो गया, इनकी आवश्यकता रहती है, लेकिन लंबे समय में किसान को शुद्ध लाभ अधिक मिलता है, क्योंकि उपज स्थिर या बेहतर रहती है और लागत घटती है। तो सर, जलवायु अनुकूल किस्में क्या हैं? जलवायु अनुकूल किस्में, जिसे हम क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटीज़ कहते हैं, ये वे किस्में हैं जो बदलते मौसम की चरम स्थितियों में भी अपेक्षाकृत स्थिर या बेहतर उपज दे सकें। जैसे सूखा सहनशील गेहूँ या मक्का, ये कुछ उदाहरण हैं जो कम नमी में भी बढ़ने की क्षमता रखते हैं। और हम उदाहरण देखें तो बाढ़ सहनशील धान की किस्में जो कुछ दिन तक पानी में डूबे रहने के बाद भी बच जाती हैं, या ऊंचे तापमान को सहन करने वाली किस्में भी हैं जो लू और हीट वेव के समय भी फूलों और दानों को बचा लेती हैं। कुछ किस्में तो लवणता और क्षारीयता सहन करने में भी सक्षम होती हैं, जो समुद्र तटीय इलाकों या खराब जल वाले क्षेत्रों के लिए उपयोगी हैं। संरक्षण कृषि के साथ इन किस्मों का उपयोग करने से जलवायु परिवर्तन के जोखिम को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो सर, संरक्षण कृषि की ही बात कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि जो हमारे छोटे किसान भाई बहन हैं, उनके लिए संरक्षण कृषि कितनी लाभकारी होती है? जी हाँ, छोटे किसानों के लिए संरक्षण कृषि विशेष रूप से लाभकारी है, क्योंकि इनके पास संसाधन सीमित होते हैं और मौसम का थोड़ा सा जोखिम भी नहीं उठाना पड़ता है। सबसे पहले छोटे किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि संरक्षण कृषि में जुताई की जरूरत बहुत कम होती है। शून्य जुताई अपनाने से ट्रैक्टर या बैल जोते की लागत काफ़ी घट जाती है। भारत के छोटे किसान अक्सर जुताई के लिए हम देखते हैं कि किराए पर ट्रैक्टर लेते हैं, जिससे उनका खर्च बढ़ जाता है। संरक्षण कृषि इस खर्च को काफ़ी हद तक कम कर देती है और यही बचत उनके लिए बहुत मायने रखती है। शून्य जुताई, मल्चिंग और फसल चक्र, ये सब भी उनके खेत की मिट्टी को धीरे धीरे अधिक उपजाऊ और नमीदार बनाती हैं, जिससे वे कम लागत में स्थिर उत्पादन पा सकते हैं। हालांकि शुरुआत में मशीनों और जानकारी की कमी एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यदि समूह के रूप में कस्टम हायरिंग सेंटर, किसान उत्पादक संगठन जिसे हम FPO बोलते हैं, आदि के माध्यम से उपकरण साझा किए जाएं, तो छोटे किसान भी आसानी से इसको अपना सकते हैं। कुल मिलाकर संरक्षण कृषि छोटे किसानों को कम लागत, कम जोखिम, अधिक नमी, बेहतर मिट्टी, कम रसायन निर्भरता और स्थिर उपज, इन सभी रूप में लाभ देती है। यही कारण है कि संरक्षण कृषि को छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त और टिकाऊ खेती का मॉडल माना जाता है। तो सर, संरक्षण कृषि के लाभ के बारे में तो जाना जी, पर संरक्षण कृषि से कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता होगा, तो वो चुनौतियाँ कौन सी हैं? जी बिल्कुल, संरक्षण कृषि अपनाने के लिए चुनौतियां का सामना तो करना ही पड़ता है, क्योंकि संरक्षण कितनी जितनी लाभकारी है उसे अपनाना उतना ही आसान नहीं है। खासकर जब हम किसानों की आदतों, उपलब्ध संसाधनों और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हैं तो कई चुनौतियां सामने आती हैं। सबसे पहले चुनौती तो आती है जागरूकता की कमी। बहुत से किसान अभी भी पारंपरिक गहरी जुताई को ही सही खेती मानते हैं। दूसरी चुनौती है उपकरणों की उपलब्धता, जैसे जीरो टिल ड्रिल, रेज बेल प्लांटर आदि, जो हर गांव या हर छोटे किसान के पास नहीं होते हैं। तीसरी चुनौती है फसल अवशेष प्रबंधन। जहां पशुओं के चारे की कमी हो वहां पूरा अवशेष तो खेत में छोड़ना संभव नहीं होता है ना, और दूसरी ओर अवशेष को जलाने की आदत बन चुकी है। चौथी चुनौती है शुरुआती वर्षों में खरपतवार प्रबंधन, क्योंकि बिना जुताई के खरपतवारों का स्वरूप बहुत बदल जाता है और हर्बिसाइड या अन्य तरीकों का सही उपयोग सीखना भी बहुत जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण चुनौती है शुरुआती वर्षों में धीमे परिणाम। संरक्षण कृषि एक रात में चमत्कार नहीं दिखाती। पहले 2-3 सालों में तो मिट्टी को स्वयं स्थिर होने की जरूरत पड़ती है और जैविक पदार्थ बनाने और संरचना सुधारने में समय लगता है। कई किसान तुरंत उपज में बढ़ोतरी न देखकर निराश हो जाते हैं और विधि को छोड़ देते हैं। तो सर, अंत में जाते जाते आप हमारे किसान भाइयों बहनों को संरक्षण कृषि अपनाने के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अगर किसानों को संरक्षण कृषि अपनानी है तो सबसे पहले किसान भाइयों को यह सलाह है कि वे एकदम से पूरे खेत पर बदलाव ना करें, बल्कि छोटे हिस्से से शुरुआत करें और तुलना करके खुद फर्क देखें। इससे किसान को भरोसा भी मिलेगा और अपने खेत की प्रतिक्रिया को समझने का मौका भी मिलेगा। दूसरी है कि महत्वपूर्ण सलाह यह है
कि किसान अवशेषों को जलाना तो सबसे पहले बंद करें। फसल अवशेष को जलाने की आदत छोड़कर जितना संभव हो सके खेत में ही बिछाकर रखें। कम से कम कुछ हिस्से में तो इसका प्रयोग जरूर करें। मशीनरी के मामले में किसान भाइयों को समझना चाहिए कि जरूरी नहीं कि हर किसान मशीन खरीदे। आजकल ज़्यादातर गांवों में कस्टम हायरिंग सेंटर, किसान क्लब और एफपीओ के माध्यम से जीरो टिलेज, ड्रिल, हैप्पी सीडर और रोटरी उपकरण आसानी से किराए पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही किसानों को स्थानीय कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विस्तार सेवाओं से जुड़कर नियमित सलाह लेते रहना चाहिए। अपने क्षेत्र के किसी विज्ञान केंद्र, किसी विश्वविद्यालय या कृषि विभाग के विशेषज्ञों से संपर्क में रहें। वे व्यावहारिक प्रशिक्षण और प्रदर्शन प्लाट के माध्यम से मार्गदर्शन दे सकते हैं। याद रखिए, संरक्षण कृषि एक तकनीक नहीं बल्कि सोच में बदलाव है। मिट्टी, पानी और पर्यावरण को बचाते हुए खेती करना ही भविष्य की सच्ची जलवायु स्मार्ट खेती है। तो सर, जलवायु परिवर्तन और संरक्षण कृषि से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण और लाभकारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आपने सुना जलवायु परिवर्तन एवं संरक्षण कृषि पर आधारित हमारा एक खास कार्यक्रम। ऐसे ही और कार्यक्रमों के लिए हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो तरंग 90.0 FM। हम फिर हाजिर होंगे हमारी शान भारतीय किसान के एक नए एपिसोड में। अभी हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे हमारी अनूठी श्रृंखला हमारी शान भारतीय किसान, जिसके प्रायोजक है श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स एवं डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके प्रस्तुत करता है रेडियो तरंग 90.0 FM। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कड़ी जरूर पसंद आई होगी। यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radiotarang@rla.du.ac.in, या आप हमें फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है तरंग 90.0 FM। हमारे आज के कार्यक्रम की संचालक हैं खुशी और संपादन किया है फरजीन सुल्तान ने, और इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक हैं प्रोफेसर राकेश कुमार।